हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फरवरी 2021 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छालीवुड स्टारडम सिने अवार्ड का आयोजन किया गया, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको छालीवुड के बारे में पता होगा, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित फिल्में बनती है, इस वजह से इसे कहा जाता है छालीवुड। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, तो इसको देखने से पहले आपको नाचा पता होना चाहिए। थोड़ा सा है, अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। नाचा मीन्स क्या? नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। ये किन लोगों का एसोसिएशन होगा? ऑब्वियसली ये उन लोगों का एसोसिएशन होगा जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले और अभी वर्तमान में कहाँ पर रह रहे हैं? अमेरिका में। वहाँ पर उन्होंने एसोसिएशन बना लिया और उसका नाम दे दिया क्या? नाचा, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। तो डेफिनेटली उन्हें अपने जो मूल स्थान है उससे लगाव होता है। इस वजह से उन्होंने एक अवार्ड की स्थापना की और उस अवार्ड का नाम क्या है? लोक कला रत्न अवार्ड। और वो अवार्ड उन्होंने किसे दिया? डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है? नाचा ने दिया है। किसको दिया है? डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को। कौन सा अवार्ड? लोक कला रत्न अवार्ड। अब और भी पॉइंट्स हैं। इन्हें ही क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने एक फिल्म बनाई है। अब ये फिल्म काफी इंपॉर्टेंट है, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, ये फिल्म इन्होंने बनाई। किसने? डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी ने। और इस फिल्म को अमेरिका का एक चैनल है बी बाप करके, उसने एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया। उसमें इस फिल्म का चयन किया गया और उसमें ये फिल्म प्रदर्शित की गई। कौन सी? द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। अब इसमें से आप अगर ये बी बाप याद रख पाए तो ठीक है, नहीं रखे तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि वो न्यूयॉर्क का न्यूज़ चैनल है और उसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया और उसमें इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। ये तो आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, ये परीक्षा में कभी भी आ सकता है। फिर लोक रंजनी लोक कला मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला को देश विदेश में पहुंचाने का कार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर द्वारा किया जा रहा है। अब ये लोक रंजनी क्या है? ये इनका एक प्रकार से थिएटर ग्रुप है। थिएटर ग्रुप मीन्स क्या? उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कुछ अभिनेता होते हैं, कुछ अभिनेत्रियां होती हैं। और फिर जैसे मान लीजिए कोई नाटक का मंचन करना है तो वो क्या करेंगे? सब मिलके उस नाटक का मंचन करेंगे और उस ग्रुप का नाम उन्होंने रख लिया क्या? लोक रंजनी। सिंपल सी बात है। इसके अलावा ये जो व्यक्ति हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, इनकी फिल्म एक बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित हो चुकी है। कांस जो कहां पर है? फ्रांस में है। कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इनकी एक फिल्म, हमारी यही छत्तीसगढ़िया फिल्म ही प्रदर्शित हो चुकी, इसलिए ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो याद करने जैसा लोक कला रत्न अवार्ड, ये किसे दिया गया? डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को दिया गया, ये आपको याद होना चाहिए। और इनकी एक फिल्म है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, ये कहाँ पर प्रदर्शित की गई? न्यूयॉर्क में प्रदर्शित की गई। इतना सफिशियंट है। लोक रंजनी याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए, बिलासपुर के मदकू द्वीप में छत्तीसगढ़ मसीही मेला फरवरी माह में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये जो द्वीप है ये काफी सुंदर द्वीप है, मदकू द्वीप। कभी आपको देखने का अवसर प्राप्त हो तो जरूर देखिए। इसमें ये होता है कि शिवनाथ नदी जो है वो क्या करती है, जैसे ये बनाती है ये द्वीप। ये मान लीजिए शिवनाथ नदी गई इधर से और इधर से चली गई और यहाँ से वो आ रही थी, ऐसे वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई। उसके बाद में यहाँ इतनी जगह खाली छोड़ दी और यहाँ पे वापस से वो फिर सिंगल हो जाती है। तो इसमें ये जो जगह है यहाँ पे बन जाता है द्वीप। इधर भी नदी है क्योंकि ये पानी है और इधर भी नदी है, ये भी पानी है। और ये इतना सुंदर हो जाता है कि यहाँ पर 10वीं और 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। हिंदू मंदिर में आपको शिवलिंग मिलेगा, गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। इसके अलावा सन 1909 से वहां पर मसीही मेला भी लग रहा है। मसीही मेला मीन्स क्या? क्रिश्चियनों का वो मेला है। उसमें वो क्या करते हैं?
बड़े बड़े उनके धर्मगुरु आते हैं और वहां पर आख्यान देते हैं। तो ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है। बिलासपुर का मदकू द्वीप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लगता है, मसीही मेला लगता है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे, ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है। अब इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो पहला वाला देखिए, शिवनाथ नदी के से घिरे टापू मदकू द्वीप मसीहों के साथ ही हिंदुओं का भी धार्मिक स्थल है। मैंने आपको बताया कि वहां पर 10वीं और 11वीं शताब्दी के मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब इतनी सुंदर जगह होगी तो डेफिनेटली वो किसी का भी ध्यान आकर्षित करेगी अपनी तरफ। तो ये सेकंड इसका पॉइंट देखिए, इसमें प्रदेश के विभिन्न चर्च से प्रतियोगी भाग लेकर ईश्वर की महिमा में अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करेंगे। यानी बहुत सारे चर्च के पादरी आते हैं वहां पर और वो अपने अपने प्रकार से आख्यान देते हैं, ज्ञान देते हैं, यही सारी चीजें होती है। पर इसे नाम दिया गया क्या, छत्तीसगढ़ का मसीही मेला। और मेला पहली बार 1909 में शुरू हुआ था। ये परीक्षा में आ सकता है कि ये जो मसीही मेला है ये कौन से वर्ष में मदकू द्वीप बिलासपुर में शुरू किया गया था। तो ये 1909 में शुरू किया गया था और तब से अब तक लगातार 112 वर्षों से शासन प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से यह मेला लग रहा है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसमें याद करने जैसा क्या है, याद करने जैसा है मदकू द्वीप। ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है। इसमें मसीही मेला लगता है और ये हिंदुओं के लिए भी पवित्र जगह है। 10वीं और 11वीं शताब्दी के यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। शिवनाथ नदी ने ये टापू या बोले कि द्वीप बनाया है, मदकू द्वीप। अगला प्रश्न देखिए, फिर ये तो आप बहुत ज्यादा इससे फैमिलियर होंगे, पढ़ई तुहर दुआर अभियान को ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है। तो पढ़ई तुहर द्वार के बारे में मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं। जैसे ही लॉकडाउन लगा था वैसे ही भारत भर की जितने भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें, उन सब ने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पोर्टल पर लाने की कोशिश की ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, ताकि वो किसी तरह से स्टडी के टच में रहें। क्योंकि 2 साल से स्कूल लगभग बंद है, अभी तो 2 साल होने को हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद। तो इससे फिर स्टूडेंट का लेवल गिरता है। तो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी इसके लिए क्या किया, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया और उसका नाम क्या रखा, पढ़ई तुहर द्वार। और ये पोर्टल इतना सक्सेसफुल हुआ, इतना अच्छा रहा कि इसे ई गवर्नेंस का अवार्ड मिल गया, ई गवर्नेंस अवार्ड। तो देखिए इसका पहला पॉइंट देखिए, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा यह अवार्ड केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे विभिन्न नवाचारी प्रयासों के लिए दिया जाता है। यानी इनोवेशन अगर आप करेंगे कोई तो डेफिनेटली आपको इस प्रकार का अवार्ड मिलेगा, नवाचारी अवार्ड। तो ऑब्वियसली ये एक इनोवेशन ही था। ऑनलाइन पोर्टल पे आई हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, सारे टीचर्स आए और सारे टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। ऐप तो सरकार ने ही लॉन्च किया था और ये किसने दिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 10-15 लोगों ने मिलकर बनाया था जिनको कंप्यूटर चलाना आता था। हालांकि अब वो बहुत बड़ा हो चुका है, अब उसमें लगभग 70-80 हज़ार कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। नहीं तो ये लगभग 1968 में जब ये बना था, तो आप सोचिए 1968 में इंडिया में कितने कंप्यूटर के विशेषज्ञ रहेंगे, 4-6-10। बट अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये अवार्ड देता है। अवार्ड का नाम क्या, ई गवर्नेंस अवार्ड। किसने दिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 7 अप्रैल 2020 को किया गया था। ये डेट शायद परीक्षा में आ जाए क्योंकि हमारा पीसीएस डेट पूछने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। छत्तीसगढ़ में 20 मार्च 2020 को स्कूलों के लॉकडाउन की घोषणा होते ही इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों की पढ़ाई करवाई गई। 7 अप्रैल से इसको शुरू किया गया क्योंकि लॉकडाउन कब लगा था, 20 मार्च को लग गया था छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में ही लग गया था। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, इसे ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, इतना आपको याद रखना। और किसने दिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। और ये जो डेट है ये परीक्षा में आ सकती है, 7 अप्रैल 2020। और ये लॉकडाउन की डेट तो खैर कोई भी नहीं भूलेगा, सभी को याद रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, नवगठित नगर निगम रिसाली में महापौर पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षण घोषित किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है।
तो आपको पता होगा रिसाली नगर निगम काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ये भिलाई से अलग करके बनाया गया है रिसाली नगर निगम। अब इसमें जो महापौर बनने वाला था तो वहाँ पे रिजर्वेशन होता है, आपको पता होगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 14 नगर निगम है तो उनमें रिजर्वेशन होता है। और आपको पता होना चाहिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये परीक्षा में भी आया है, पहले भी कई बार ये परीक्षा में आया है कि महिलाओं को पंचायत स्तर पर जो आरक्षण मिलता है वो 33% मिलता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा है। पंचायत स्तर पर जो आरक्षण महिलाओं को मिलता है वो 33% मिलता है, 33%। या नगर निगम पे आ जाओ या पंचायत पे आ जाओ। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नगर निगमों में नियमानुसार 33% आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधानित है। यस, ये करेक्ट है और ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ये तो हमारा डेटा है। प्रदेश के 14 नगर निगम में से 13 नगर निगमों का आरक्षण पूर्व में किया जा चुका है। वर्तमान में केवल नगर निगम रिसाली का आरक्षण किया जाना था। और वहाँ पे आरक्षण किसे मिला है? आप देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, बट इसके 2-3 कारण हैं। ऐसा जब आप लॉजिक लगाना सीख जाएंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम से बहुत करीब पहुँच जाएंगे। कैसे? एक तो ये नवगठित नगर निगम है रिसाली, ये हो गया इसका कारण। और दूसरा, इसमें जो सीट मिली वो किसको मिली? पिछड़ा वर्ग महिलाओं को। और जब भी ऐसा महिला वगैरह का कुछ खास हो जाता है तो वो परीक्षा में आ जाता है। इवन कभी कभी तो महिला विधायक, महिला सांसद, इनके नाम पूछ लेते हैं परीक्षा में। तो महिलाओं से जब भी रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। तो टोटल 14 नगर निगम में से 13 का हो चुका था, अब इसका भी हो गया तो टोटल 14 का ही हो गया। 33% आरक्षण है किसमें? नगर निगमों में और पंचायतों में भी। अगला प्रश्न देखिए, फिर ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में आपने सुना होगा। केंद्र सरकार क्या करती? किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है, प्रति वर्ष। अब ये भी इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, यानी किस्त में देती है। ऐसा नहीं कि अचानक से उठा के 6,000 पूरे दे दिए, टाइम टाइम पे देती है सरकार, ताकि किसान उससे क्या करे? खाद बीज परचेस कर ले और अच्छे से खेती करे। ये सरकार का मोटिव होता है। तो इसके सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी बिलासपुर जिले ने इसके क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जैसा क्या है? तो देखिए, वो अगर आप ये देखेंगे तो आपको तुरंत समझेगा। देखो, जैसे ही ये योजना आती है तो उसमें लोगों को फॉर्म भरना होता है, यानी किसानों को फॉर्म भरना रहता है। तो वो बेचारे इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या नहीं लगेगा। ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म भरना है, तो उससे क्या होता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो वो योग्य हैं, फिर भी वो ढंग से फॉर्म नहीं भर पाए तो उन्हें वो राशि नहीं मिलेगी। इससे उन्हें फ़ायदा मिला क्या? और सिर्फ जरा सी बात से, कितनी सी बात से कि वो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, देखिए बात करते हैं इसकी। योजना के दायरे में आने वाले किसानों के सर्वाधिक पंजीयन देश भर में बिलासपुर जिले में हुए, पूरे देश में। और उसका कारण भी आगे आपको दिखेगा। देखिए, ये है उसका कारण। जिन किसानों के पास 2.5 हेक्टेयर जमीन है उनके घर घर जाकर सर्वे किया गया। इस दौरान आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जमा कराए गए। यानी जो कलेक्टर साहब थे बिलासपुर के, उन्होंने ये पहल चलाई थी कि आप जिनकी भी भूमि 2.5 हेक्टेयर है उन किसानों के पास जाइए और उनके जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन करिए और उनके फॉर्म को ऑनलाइन आप सही करिए। उसके बाद तो इतने लोगों को उसका लाभ मिला ना। नहीं तो ये हो जाता कि फिर वही हो जाता, अगर वो भी ऐसे ही सोच लेते कि ठीक है, जिसको आएगा वो कर देगा, जिसको नहीं आएगा कोई बात नहीं। बट ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। तो दस्तावेज की पड़ताल के बाद पात्र हितग्राहियों को केंद्र सरकार के पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकृत किया गया। नहीं तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट इनसे पीछे क्यों रह गए? यही कारण है। कई योग्य लोग रह गए होंगे जिनको इसकी रिक्वायरमेंट थी, बट सिंस उनका फॉर्म अच्छे से नहीं भर पाया। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। बिलासपुर को मिला है क्या? फर्स्ट प्लेस, सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया है। 6,000 रुपये इसके तहत दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रसिद्ध दंतेवाड़ा के फागुन मड़ई महोत्सव पर शोध किया जा रहा है।
इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको पता होगा दंतेवाड़ा में फागुन मड़ई महोत्सव लगता है। अब जैसे इसका नाम है फागुन, तो ये कब चलेगा? फागुन के महीने में चलेगा। और इसीलिए ये स्टार्ट होता है कब से? वसंत पंचमी से। और पूरे कितने दिन चलता है? ध्यान देना, 45 डेज तक चलता है, 45 दिन तक चलता है। काफी लंबा, इतना बड़ा महोत्सव। और इस महोत्सव में जब ये इतना लंबा चलता है तो कुछ खास होगा, तो उसके ऊपर सरकार क्या करना चाहती है? शोध करना चाहती, रिसर्च करना चाहती, ताकि उसको बुक में लिखा जा सके। और बुक में लिख के क्या करेंगे? अरे बाकी लोगों को पता चलेगा, जो उस बुक को पढ़ेंगे उन्हें इस कल्चर के बारे में पता चलेगा। ये सरकार कोशिश कर रही है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है मैंने, दंतेवाड़ा की फागुन मंडई वसंत पंचमी से होलिका दहन और आमंत्रित देवी देवताओं की विदाई तक चलने वाली लंबी अवधि का पर्व है। अब इसमें क्या किया जाता है? देवी देवता को आमंत्रित करते हैं वो लोग, और आमंत्रित करने के बाद उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर 45 डेज तक ऐसा बोला जाता है कि देवी देवता अब इधर ही है। फिर अच्छी बात है, उनका अपना कल्चर है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अच्छा है। तो इसके बाद में फिर 45 डेज में इसको खत्म कर दिया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट है इसका, फागुन मड़ई पर अनुसंधान करने की जिम्मेदारी आदिम जाति अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को सौंपी गई है कि आप पूरा अनुसंधान करिए, इसको क्लोजली वॉच करिए कि इसकी क्या क्या कल्चर है, उन सबको बुक के फॉर्म में लेके आइए और उसको फिर हम लोगों में प्रसारित करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कल्चर को जान सकें। दंतेवाड़ा फागुन मड़ई 300 से अधिक सालों से मनाए जाने की बात बुजुर्ग मंदिर के पुजारी कहते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये 300 साल से भी ज़्यादा पुराना मंडई है। अब वो कितना पुराना है, इसका ऐतिहासिक कोई सबूत या एविडेंस नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो इसमें याद करने जैसा पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, फागुन मड़ई महोत्सव दंतेवाड़ा में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में आएगा। होलिका दहन तक ये चलता है, वसंत पंचमी से। फिर इसके ऊपर अनुसंधान कौन कर रहा है? तो आदिम जाति अनुसंधान केंद्र जगदलपुर इस पे अनुसंधान कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब पहले तो ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये कई लोग रायपुर लगा देते हैं, आपको नवा रायपुर लगाना है। ये कहाँ पर है? नवा रायपुर में। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तो यहाँ पर एक टूर्नामेंट आयोजित हुआ और उसका नाम क्या? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट। अब रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट क्या होगा? इसमें ऐसा लोगों को बताया जाएगा कि आप रोड पे सेफ्टी से चलिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए, दुर्घटनाएं कम होंगी, आप सुरक्षित रहेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि एक मैच करा देने से रोड सेफ्टी कैसे हो जाती है। ठीक है, जो भी है ठीक है, एक मैच कराने से रोड सेफ्टी कैसे हो सकती है? हो सकता है अवेयरनेस आ जाए लोगों में। तो इसमें बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर आए थे इसमें, इरफान पठान आए थे, ब्रायन लारा, वो सब आके वो क्या करेंगे, इसमें मैच खेलने वाले। इस टूर्नामेंट में 6 देशों इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश तथा मेजबान भारत की टीमें भाग लेंगी। 6 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और इसमें करीब 15 मैचेस होंगे। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 से 21 मार्च तक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा या किया जा रहा है। ये दोनों ही पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये आयोजित किया गया क्या? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट। फिर ये तो इतना कुछ खास नहीं है, ये डेट के ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, हालांकि डेट वाइज भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे। अगला प्रश्न देखिए, गोरेला पेंड्रा मरवाही में अरपा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपने
मालूम होगा आपको अरपा जो नदी है उसके बारे में आपने सुना होगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही ये हमारे यहाँ का नया जिला है, नवगठित है। इसको किससे अलग करके बनाया गया? तो इसको अलग करके बनाया गया है बिलासपुर के, काट के बनाया बिलासपुर से। फिर इस जिले से अरपा नदी का उद्गम होता है, इसी वजह से यहीं पे क्या होगा? अरपा महोत्सव होगा। सिंपल सी बात है। इसकी कौन सी जगह से? पेंड्रा का पठार, पेंड्रा के पठार से अरपा नदी निकलती है और बाद में ये सहायक नदी मानी जाती है किसकी? महानदी की। हालांकि ये दूसरी नदी में मिलती है और फिर वो नदी महानदी में मिलती है, बट आप इसको ओवरऑल मान सकते हो कि अरपा नदी क्या है? सहायक नदी महानदी की। फिर हर साल ये आयोजन होगा, तो इसमें महोत्सव की शुरुआत मूवी मेकिंग, लोगो मेकिंग, कबड्डी, चित्रकला, दिव्यांग बच्चों के लिए रंगोली चित्रकला सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं से होगी। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो गोरेला पेंड्रा मरवाही में आयोजित होने वाला है क्या? अरपा महोत्सव। ये आपको पता होना चाहिए, ये कभी भी परीक्षा में आएगा। अरपा महोत्सव इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्यों? क्योंकि अरपा नदी का उद्गम स्थल आपको यहीं पे देखने को मिलता है, गोरेला पेंड्रा मरवाही में ही, इसी जिले में ही देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर ये सब होगा, ये तो खैर सेकेंडरी चीज़ें हो जाती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। गोरेला पेंड्रा मरवाही किससे न अलग किया गया? तो बिलासपुर से। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए। फिर एक और महोत्सव है, और जब भी मैं ये करंट अफेयर देखता हूँ तो मुझे महोत्सव ही महोत्सव दिखते हैं, ऐसा लगता है पूरा अपना छत्तीसगढ़ महोत्सव है। बहुत अच्छी बात है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट के रोपखार जलाशय के पास 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये भी एक महोत्सव है, और ये किस जिले का है? मैंने लिख दिया यहाँ पर, सरगुजा में ये आयोजित होता है। कौन सा? मैनपाट महोत्सव। और इसमें क्या होता है महोत्सव में? सिंपल सी बात है, 3 दिन का होगा तो बॉलीवुड के कलाकार आएंगे, कुछ अच्छे गाने वाले आते हैं, कोई डांस की प्रस्तुति होती है, भोजपुरी कलाकार भी आते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार भी होते हैं, और वो सब अपनी प्रस्तुति देते हैं, और फिर देखने के लिए जनता बहुत सारी पहुंच जाती है। हो जाता है उत्सव। उत्सव क्या महोत्सव हो जाता है, ऐसा ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? तो आपको सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट मुझे एक ही लगता है कि मैनपाट महोत्सव, मैनपाट महोत्सव कहाँ पे होता है? तो वो सरगुजा जिले में होता है। ये पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। गोठान में वर्मी कंपोस्ट बनाने को लेकर कांकेर जिला ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सरकार क्या करती है? गोबर परचेज करती है, फिर उससे उसको कन्वर्ट करती है किसमें? वर्मी कंपोस्ट में, यानी उसमें केचुए का पालन करती है, और फिर उस वर्मी कंपोस्ट को बेच देती है सरकार। तो इसमें सभी जिले में ये बनाया जा रहा है, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्मी कंपोस्ट बनाया गया वो किस में बनाया गया? कांकेर जिले में बनाया गया, इसलिए तो ये न्यूज़ में आ गया। गोठान में वर्मी कंपोस्ट बनाने को लेकर कांकेर जिला ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहला वाला देखो, कांकेर जिला में 203 गोठान है, जिसमें से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 197 गोठान है। इसमें से 188 गोठान में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है, यानी 203 गोठान है जहाँ पर ये गोबर कलेक्शन का काम होता है, और 188 ऐसी जगह है जहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट बनता है। फिर ये भाव शायद परीक्षा में आ जाए। एक बैग वर्मी कंपोस्ट का 300 किलोग्राम रहता है, यानी 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम का वर्मी कंपोस्ट का क्या है? एक बैग है, यानी इतना बड़ा ये। और इसकी कीमत कितनी है? 300 रुपये। और इसको जो किसान है वो परचेस भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ना सब कीटाणु मर जाते हैं, ज़मीन में अगर कोई खरपतवार रहे वो भी मर जाती है, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। केमिकल जब डालते हैं तो ठीक है, उससे कीटाणु तो मर जाते हैं, बट उससे फसल पे इम्पैक्ट आता है, और फिर केमिकल हमारी बॉडी में भी जाते हैं। इसलिए हम वापस से अब ये फर्टिलाइज़र की खेती से ऑर्गेनिक खेती की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों सत्य है। याद करने जैसा क्या? सबसे ज़्यादा जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया वो कांकेर जिले ने किया। और अगर आप ये भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि एक वर्मी कंपोस्ट का जो बैग होता है वो 30 किलोग्राम का होता है, और उसकी कीमत कितनी होती है? 300 रुपये होती लगभग। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।